एक लड़की साइकिल से घर जा रही थी और अचानक गायब हो गई। जांचकर्ताओं ने खोज शुरू की और सड़क कैमरों की कई वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखी। वे यह समझना चाहते थे कि उसके साथ क्या हुआ था। जल्द ही उन्हें एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत मिला। इस खोज ने जांच की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। जब सच अंततः सामने आया तो हजारों लोग घटनाओं से गहरे प्रभावित हुए। मिकी शूनी का जन्म 21 मई 1990 को लाफेट, लुइसियाना में हुआ था। वह एक सुदृढ़ परिवार में बड़ी हुई। उसके पिता तेल उद्योग में वैज्ञानिक के रूप में काम करते थे, जबकि उसकी मां घर और बच्चों की देखभाल करती थी। मिकी की एक बड़ी बहन थी, जिसके साथ उसकी इतनी समानता थी कि लोग उन्हें कभी कभी जुड़वां समझ लेते थे। बचपन में बहनें अक्सर झगड़ती थीं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, वे एक दूसरे के करीब आ गईं। बाद में एक छोटा भाई पैदा हुआ, जिसकी देखभाल लड़कियां अपनी मां के साथ मिलकर प्यार से करती थीं। मिकी जीवन से भरपूर थी, हालांकि थोड़ी शर्मीली भी थी। उसे जानवरों से बहुत प्यार था, खासकर घोड़ों से, और वह उनके साथ जितना हो सके समय बिताने की कोशिश करती थी। मिकी की एक और बड़ी रुचि थी साइकिल। वह अक्सर इसे लेकर शहर में घूमती थी। स्कूल के बाद मिकी ने लुइसियाना विश्वविद्यालय में एंथ्रोपोलॉजी में दाखिला लिया, जो उसके घर के पास था। इसलिए वह अपने माता पिता के साथ रहना जारी रखती थी। मई 2012 में जब मिकी 21 साल की थी, वह अंतिम वर्ष में थी और अपनी स्नातक की तैयारी कर रही थी। वह अपने आने वाले जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। 18 मई को मिकी ने अपने दोस्तों के साथ एक बार में मिलने का फैसला किया, जहां स्थानीय संगीतकार प्रदर्शन कर रहे थे। अगले दिन उसने अपने परिवार के साथ अपने भाई के स्नातक समारोह में जाने की योजना बनाई, इसलिए वह देर तक रुकने का इरादा नहीं रखती थी। मिकी ने एक अच्छा शाम बिताया और लगभग 12:30 बजे रात को घर जाने का निर्णय लिया। इससे पहले उसने और उसके दोस्त ब्रैडले ने बार के पास एक टैको बेल में कुछ खाया और फिर ब्रैडले के घर चले गए, जो थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद था। करीब 1:45 पर मिकी अपनी साइकिल लेकर घर के लिए रवाना हुई। सुबह जब परिवार स्नातक समारोह की तैयारी कर रहा था, तो उन्होंने देखा कि मिकी घर नहीं लौटी थी। उसका कमरा खाली था और साइकिल कहीं नहीं थी। माता पिता ने सोचा कि वह शायद दोस्तों के साथ रात बिता रही थी और सीधे अपने भाई के स्कूल आ जाएगी। उन्होंने उसे संदेश भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब मिकी स्कूल में भी नहीं आई तो उसके परिजनों को गंभीर चिंता होने लगी। वह बहुत जिम्मेदार थी और किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम को बिना किसी ठोस कारण के मिस नहीं करती। जब वे स्नातक समारोह के बाद घर लौटे तो देखा कि मिकी अब भी नहीं आई थी। उसे फोन पर संपर्क करने की कोशिशें असफल रहीं। माता पिता ने उन सभी को फोन किया जिन्होंने उस रात मिकी को देखा था, लेकिन इससे कोई स्पष्टता नहीं मिली। अंततः उन्होंने शाम लगभग 5 बजे जांचकर्ताओं से संपर्क करने का फैसला किया। जब मिकी घर नहीं लौटी तो पुलिस ने तुरंत खोज शुरू की, बावजूद इसके कि वह वयस्क थी। सबसे पहले उन्होंने उन दोस्तों से पूछताछ की जिनके साथ वह बार में थी। जब उन्होंने सुना कि वह रात में ब्रेट के पास गई थी, तो जांचकर्ता उस युवक के पास गए। ब्रेट ने बताया कि मिकी रात को लगभग 2:45 पर उससे चली गई थी। उसने उसे कुछ और दोस्तों के आने का इंतजार करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया और अपने भाई के स्नातक समारोह के लिए सुबह जल्दी उठने की बात कही। वह साइकिल से घर जा रही थी। पुलिस वालों को युवक की बातों पर संदेह हुआ, क्योंकि हो सकता था कि वही आखिरी व्यक्ति था जिसने मिकी को देखा था। ब्रेट ने किसी भी संलिप्तता से इनकार किया और उसकी रात की सवारी के बारे में चिंता जताई। हालांकि मिकी ने उस रात शराब नहीं पी थी, फिर भी उसे 6 किलोमीटर से अधिक की दूरी अंधेरी सड़कों पर तय करनी थी। जांचकर्ताओं ने उसकी कहानी की पुष्टि के लिए उसके संभावित रास्ते पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग्स की जांच की। कई घंटों की जांच के बाद उन्होंने रात को 2:47 पर मिकी को ब्रेट के घर के पास देखा और 1 मिनट बाद उसे एक और कैमरे ने कैद किया। आगे की कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली, लेकिन इससे उसके दोस्त की कहानी की पुष्टि हो गई।
मिकी के फोन डेटा की जांच करते समय पुलिस को पता चला कि उसने ब्रेट से जाने से कुछ मिनट पहले किसी और परिचित से बात की थी। इस बीच मिकी के रिश्तेदारों और दोस्तों ने खोज अभियान संगठित किया। उन्होंने उसके संभावित रास्ते के आसपास के क्षेत्र की जांच की और उसके गायब होने के बारे में जानकारी वाले फ्लायर्स वितरित और चिपकाए। उन्होंने साइकिल से संबंधित किसी भी संभावित घटना के निशान खोजे, लेकिन पहले दिन कोई नतीजा नहीं निकला। अगले दिन सुबह मिकी के गायब होने की खबर पूरे शहर में फैल गई। सैकड़ों चिंतित नागरिकों ने खोज में हिस्सा लिया। युवती के ठिकाने की जानकारी देने वाले के लिए इनाम रखा गया, जो जल्द ही $25,000 तक पहुंच गया। मिकी के खोज अभियान में न केवल कानून प्रवर्तन अधिकारी सक्रिय रूप से शामिल हुए, बल्कि उसके सहपाठी भी। जांचकर्ता जो कोई भी सुराग खोजने की कोशिश कर रहे थे ने निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग में एक असामान्य विवरण पर ध्यान केंद्रित किया। पहले वीडियो में मिकी घर की ओर साइकिल चला रही थी और उसके सामने एक सफेद पिकअप चल रहा था। कुछ सेकंड बाद अगले रिकॉर्डिंग में एक समान वाहन युवती के पीछे दिखाई दिया। कुछ ही मिनटों बाद यह गाड़ी वापस आ गई। इस अजीबोगरीब बात ने जांचकर्ताओं की रुचि जगा दी, लेकिन वे एक गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता बहुत खराब थी। नंबर प्लेट्स को पहचानना असंभव था। यह केवल देखा जा सकता था कि यह एक सफेद छेवी पिकअप था। डेटाबेस की जांच से पता चला कि इस इलाके में ऐसे 3,000 से अधिक वाहनों का पंजीकरण था, जिससे खोज काफी कठिन हो गई। यह जाने बिना कि क्या यह पिकअप मिकी के गायब होने से जुड़ा था, जांचकर्ताओं ने अन्य सबूतों की खोज की। समय बीतता गया, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। 21 मई मिकी के जन्मदिन पर उसके रिश्तेदारों ने जश्न मनाने के बजाय उदासी में खोज जारी रखी। 7 मई को एक बड़ी सफलता मिली। 2 मछुआरों ने पुलिस को फोन किया, जिन्होंने शहर से 40 किलोमीटर दूर एक पुल के नीचे कुछ भारी फंसा हुआ पाया। जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि यह एक साइकिल थी। गायब युवती की खबरें याद करते हुए उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। जांचकर्ताओं ने जल्द ही पुष्टि की कि यह साइकिल मिकी की थी। उन्होंने पाया कि उसका पिछला पहिया बुरी तरह मुड़ा हुआ था, जो एक वाहन से टक्कर का संकेत हो सकता है। यह स्पष्ट हो गया कि किसी ने जानबूझकर साइकिल को नदी में शहर से दूर छिपाने की कोशिश की, संभवतः घटना के निशान मिटाने के प्रयास में। इस खोज ने जांच में नई जान डाल दी, लेकिन मिकी के भाग्य को लेकर चिंता भरे सवाल भी खड़े कर दिए। परिवार और जांचकर्ताओं के सभी प्रयासों के बावजूद इस कहानी में बहुत कुछ अस्पष्ट बना रहा। जांचकर्ताओं ने संदेह किया कि मिका किसी जलाशय में हो सकता है, इसलिए उन्होंने नदी की गहन जांच के लिए गोताखोरों को बुलाया। दुर्भाग्य से इन खोज अभियानों से कोई परिणाम नहीं मिला। पूरी जांच के दौरान कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नागरिकों से विभिन्न रिपोर्टें मिलीं। शुरू से ही पुलिस ने एक निगरानी कैमरे से एक सफेद पिकअप की तस्वीर प्रकाशित की और ड्राइवर की पहचान में मदद मांगी। एक रिपोर्ट में एक व्यक्ति का नाम रॉकी बताया गया, जो कथित तौर पर इसी तरह के वाहन का मालिक था। कॉल करने वाले ने दावा किया कि रॉकी ने शराब पीकर वाहन चलाने के कई उल्लंघन किए हैं और एक पैदल यात्री से टकराने के कारण उस पर मुकदमा चलने वाला था। जांच से पता चला कि यह जानकारी गलत थी। बाद में जांचकर्ताओं को 2 महत्वपूर्ण कॉल प्राप्त हुए। दोनों कॉलर्स ने एक ही नाम बताया, ब्रैंडन लावर्न। पहली कॉल ब्रैंडन के होने वाले ससुर की थी। उन्होंने बताया कि युवा व्यक्ति 19 मई से कुछ दिनों के लिए गायब हो गया था और जब वह वापस आया तो उस पर किसी घटना के निशान थे। जब उससे इस बारे में पूछा गया तो ब्रैंडन ने कहा कि उसे न्यू ऑर्लियंस में एक पेट्रोल पंप पर हमला किया गया था। गवाह ने जोड़ा कि ब्रैंडन के पास एक सफेद शेवरले पिकअप था। हालांकि उसने उस आदमी को घर लौटते नहीं देखा था, उसने कुछ अजीब देखा। ब्रैंडन ने अपना शर्ट कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, जिस पर संदिग्ध निशान थे। इस जानकारी ने जांचकर्ताओं को मिका के लापता होने में ब्रैंडन के संभावित संबंध की जांच करने पर मजबूर किया। हालांकि उन्होंने समझा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों को सावधानीपूर्वक जांचना होगा। अगली कॉल
एक कार डीलरशिप के कर्मचारी से आई। उन्होंने बताया कि ब्रैंडन सप्ताहांत में एक नया पिकअप खरीदने के लिए आया था। आदमी ने अपनी यात्रा को इस बात से समझाया कि उसका पुराना वाहन चोरी हो गया था। बातचीत के दौरान टीवी पर मिकी के लापता होने की रिपोर्ट शुरू हो गई और ब्रैंडन स्पष्ट रूप से घबराने लगा। जब कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इन जानकारियों को जोड़कर देखा तो वे तुरंत इस व्यक्ति में रुचि लेने लगे। उन्होंने जल्द ही पाया कि 35 वर्षीय व्यक्ति लाफायट से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर एक छोटे से शहर में रहता था और एक मैकेनिक के रूप में काम करता था। उसने घटना के कुछ ही दिनों बाद उसी ब्रांड का एक नया सफेद पिकअप खरीदा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ब्रैंडन को उसके पिछले अपराधों के कारण एक विशेष रजिस्टर में सूचीबद्ध किया गया था। साल 2001 में उसे एक गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे 10 साल की सजा मिली थी। उसे 1999 में एक अन्य युवा महिला के लापता होने के मामले में संदिग्ध भी माना गया था, लेकिन उसकी दोष सिद्धि साबित नहीं हो पाई थी। इस घटना के आधे साल बाद उसने शादी कर ली और उसकी एक बेटी हुई। हालांकि ब्रैंडन अपनी पत्नी के प्रति आक्रामक हो गया, जिसके बाद उसने तलाक के लिए अर्जी दी और अपने पूर्व पति के खिलाफ अदालत का आदेश प्राप्त किया। जांचकर्ताओं ने यह सब जानने के बाद ब्रैंडन की कहानी के बारे में और अधिक जांच करने का फैसला किया। अपने होने वाले ससुर के विस्तृत वर्णन के धन्यवाद से वे उस पेट्रोल स्टेशन की सटीक पहचान कर सके जहां आदमी पर कथित तौर पर हमला हुआ था। हालांकि न तो निगरानी कैमरों ने और न ही कर्मचारियों ने उसकी कहानी की पुष्टि की। फिर पुलिस अधिकारियों ने ब्रैंडन की बहन से बात करने का फैसला किया और उसने उन्हें एक बहुत ही अजीब कहानी सुनाई। उसके अनुसार उसके भाई ने उससे कहा था कि वह उसके साथ दूसरे वाहन में टेक्सास चलें, क्योंकि उसकी कार कथित तौर पर एक घटना में शामिल थी और उसे इसे तुरंत छुटकारा पाना था। जब वे एक दूरस्थ स्थान पर पहुंचे तो ब्रैंडन ने अपने पिकअप को ईंधन से भर दिया और उसे आग लगा दी। फिर अपनी बहन की कार में बैठ गए और वे वहां से चले गए। महिला ने यह जानने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, लेकिन उसका भाई चुप रहा। इसके बजाय उसने उसे किसी को भी इस घटना के बारे में न बताने के लिए कहा और यह भी कहा कि अगर पुलिस से बात करने का मामला बनता है तो उसे कहना चाहिए कि वह 19 मई की रात को घर पर सोया था और वह इसकी पुष्टि कर सकती है। बहन ने सहमति दी। बदले में ब्रैंडन ने उसकी $300 की उधारी माफ कर दी। इसके बावजूद जांचकर्ताओं ने जल्दी ही महिला से एक स्वीकारोक्ति प्राप्त कर ली। उन्होंने उसके खिलाफ संभावित सहयोग का आरोप लगाने का इशारा किया। उसने वह स्थान दिखाया जहां उन्होंने पिकअप का निपटान किया था। पुलिस ने वास्तव में वाहन के अवशेष पाए, लेकिन दुर्भाग्य से आग ने अधिकांश संभावित सबूतों को नष्ट कर दिया था। फिर भी विशेषज्ञों ने नंबर प्लेट को फिर से बनाने में कामयाबी हासिल की और पुष्टि की कि वाहन ब्रैंडन का था। इससे पुलिस को सड़कों के कैमरों के रिकॉर्ड का उपयोग करने का अवसर मिला। उन्होंने पाया कि उस शाम ब्रैंडन लाफायट में था और शाम 5 बजे के आसपास एक कैमरे में कैद हुआ था। रिकॉर्डिंग ने एक महत्वपूर्ण विवरण प्रदान किया। पिकअप के खुले ट्रंक में एक स्पेयर टायर, एक कूलर और एक प्रकार का बॉक्स दिखाई दे रहा था। यह आइटम उस वाहन के ट्रंक की सामग्री से मेल खाते थे जिसका मिकी ने पीछा किया था। एक गवाह से ब्रैंडन की स्थिति की जानकारी के अनुसार जांचकर्ताओं ने स्थानीय अस्पतालों से बात की। एक में यह पुष्टि की गई कि आदमी मिकी के लापता होने के तुरंत बाद सहायता मांगने आया था। डॉक्टरों के अनुसार उसके पास महत्वपूर्ण चोटें थीं। संग्रहीत तथ्य स्पष्ट रूप से उस लूट की कहानी और दूसरे शहर की यात्रा से असंगत थे जो ब्रैंडन ने एक रिश्तेदार को बताई थी। पुलिस ने उस रात ब्रैंडन की लाफायट में मौजूदगी की पुष्टि की जब मिकी लापता हुआ था। हालांकि जांचकर्ताओं को पता था कि यह अभियोग लगाने के लिए पर्याप्त नहीं था। पिकअप, जिसमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते थे, नष्ट हो गया था और मिकी का ठिकाना अज्ञात बना रहा। किसी समय से पहले गिरफ्तारी या पूछताछ से संदिग्ध को डराने के डर से जांचकर्ताओं ने उसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य बहाने की तलाश की। उन्होंने समझा कि अगर उसे अपने खिलाफ संदेहों का पता चलता है
तो ब्रैंडन फरार हो सकता है। यह सामने आया कि इस आदमी ने पहले ही वर्ष 2000 में कानून का उल्लंघन किया था, जब उसने अपने निवास स्थान पर पंजीकरण नहीं कराया, जैसा कि विशेष नियमों के अनुसार आवश्यक था। जांचकर्ताओं ने बहुत सावधानीपूर्वक कार्रवाई की। पहले उन्होंने उसकी कार में चुपचाप एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया और फिर एक पुलिसकर्मी से उसे दस्तावेजों की जांच के लिए रोकने और उल्लंघन के लिए गिरफ्तार करने को कहा। जब ब्रैंडन सरकारी निगरानी में था तो जांचकर्ता उसे मिकी के मामले में अंततः पूछताछ कर सके। हालांकि अपनी सारी कोशिशों के बावजूद आदमी ने लड़की के गायब होने में किसी भी प्रकार की भागीदारी से दृढ़ता से इनकार किया। जब यह स्पष्ट हो गया कि वह स्वीकार नहीं करेगा तो जांचकर्ताओं ने फिर भी मामला अदालत में ले जाने का फैसला किया। हालांकि सीधी सबूतों की कमी के कारण सजा की संभावना कम थी, इसलिए पुलिस ने मिकी के नए सुरागों और संकेतों की पूरी ताकत से तलाश शुरू की। अंत में उन्होंने कुछ और कोशिश करने का फैसला किया। अगस्त में अभियोजन पक्ष ने ब्रैंडन को एक समझौता प्रस्तावित किया। यदि वह स्वीकार करता है कि मिकी के साथ क्या हुआ था तो उसे अधिकतम सजा के बजाय आजीवन कारावास मिलेगा। आदमी ने अपने वकील के साथ यह चर्चा की और सहमति व्यक्त की। 7 अगस्त को उसने बोलना शुरू किया और सबसे पहले उस स्थान का उल्लेख किया जहां मिकी थी। पुलिसकर्मी लगभग 7 किलोमीटर लाफेट से दूर एक छोटे कब्रिस्तान गए और वास्तव में पास के जंगल में वही पाया जो वे ढूंढ रहे थे। विशेषज्ञों ने पाया कि लड़की को एक तेज वस्तु से नुकसान पहुंचाया गया था और अंतिम कार्य एक आग्नेयास्त्र का उपयोग था। फिर भी उन्हें कोई बाहरी निशान नहीं मिला, लेकिन इस तथ्य से कि ब्रैंडन ने सटीक स्थान का उल्लेख किया था, यह लगभग निसंदेह साबित हुआ कि वह इस घटना में शामिल था। उसके बाद आदमी ने बताया कि 19 मई की उस रात क्या हुआ था। पहले उसने एक कहानी सुनाई जिस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। ब्रैंडन ने कहा कि उसने मिकी को गलती से कार से टक्कर मार दी थी जब वह नशे में था। कथित तौर पर लड़की गंभीर रूप से घायल नहीं हुई थी और उसने पुलिस को न बुलाने का अनुरोध किया क्योंकि उसके पास प्रतिबंधित पदार्थ थे। फिर उसने उसे ले जाने की पेशकश की। उन्होंने साइकिल की मरम्मत को लेकर झगड़ा किया और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। जांचकर्ताओं ने उसे सच बोलने के लिए कहा, अन्यथा कोई समझौता नहीं होगा। जब ब्रैंडन को एहसास हुआ कि वह बच नहीं पाएगा तो उसने बोलना शुरू किया। उसके शब्दों के अनुसार उसने मिकी को देखा, मुड़ा और जानबूझकर उसे अपने पिकअप ट्रक से टक्कर मारी। उसने यह नहीं बताया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जांचकर्ताओं को बुरी नीयत का संदेह हुआ। लड़की गिर गई और ब्रैंडन ने उसे साइकिल के साथ कार में खींच लिया। हालांकि मिकी जल्द ही होश में आई और इमरजेंसी नंबर डायल करने की कोशिश की। अपराधी ने उसे धमकी दी, लेकिन लड़की के पास पेपर स्प्रे था। उसने इसका उपयोग किया, लेकिन आदमी ने स्प्रे को उसके हाथ से छीन लिया। उसी क्षण मिकी ने उसका चाकू पकड़ लिया और कई वार किए। ब्रैंडन मिकी को निहत्था करने में सफल रहा। हालांकि स्थिति तेजी से नियंत्रण से बाहर हो गई और परिणाम स्वरूप मिकी गंभीर रूप से घायल हो गई। ब्रैंडन, जो सोचता था कि सब खत्म हो गया है, ने शहर से बाहर निकलने का फैसला किया ताकि घटना के निशान मिटाए जा सकें। लेकिन भाग्य की योजना कुछ और थी। लगभग 40 मिनट की ड्राइव के बाद जब ब्रैंडन एक सुनसान जगह पर रुका तो कुछ अविश्वसनीय हुआ। मिकी अचानक होश में आई और अद्वितीय इच्छा शक्ति के साथ बचाव करने की कोशिश की। संघर्ष के दौरान ब्रैंडन को कई चोटें आईं, लेकिन वह मिकी को पराजित करने में सफल रहा। इस घटना का ब्रैंडन पर गहरा असर पड़ा। उसने घटना के निशान मिटाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह शायद ही अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसलिए उसने घर लौटने का फैसला किया और मिकी को कार में ही छोड़ दिया। घर पर उसने खुद को प्राथमिक चिकित्सा देने की कोशिश की। बाद में ब्रैंडन उसी स्थान पर लौटा जहां मिकी को बाद में पाया जाएगा। हालांकि अपनी चोटों के कारण वह अपने इरादों को पूरा नहीं कर सका। चूंकि उसे लगा कि वह होश खो सकता है, उसने मिकी को झाड़ियों में छोड़ दिया और फिर से घर लौट आया। अपने गंभीर स्थिति को महसूस करते हुए ब्रैंडन ने एक दोस्त को फोन किया
और उसे न्यू ऑर्लियंस के एक अस्पताल में ले जाने का अनुरोध किया ताकि स्थानीय अधिकारियों का ध्यान न जाए। वहां उसने डॉक्टरों को अपनी चोटों के कारणों के बारे में एक काल्पनिक कहानी सुनाई और उन्होंने उसे आवश्यक सहायता प्रदान की। ब्रैंडन के घर लौटने के बाद उसने कुछ वस्तुओं से छुटकारा पा लिया। फिर वह कब्रिस्तान के पास के एक जंगल में गया जहां उसने मिकी को छोड़ दिया था। समझौते के अनुसार आदमी ने 1999 में एक अन्य युवती के साथ हुई घटना के बारे में भी जानकारी दी जिसमें वह पहले संदिग्ध था। ब्रैंडन ने बताया कि उसने लिसा से कैसे मुलाकात की और उसे ग्रामीण क्षेत्र की यात्रा का प्रस्ताव दिया। कुछ दिन साथ बिताने के बाद युवती वापस लौटना चाहती थी, लेकिन ब्रैंडन इसके खिलाफ था। जब उसने चाबियां लेने की कोशिश की तो एक संघर्ष हुआ जिसके परिणाम स्वरूप लिसा मुश्किल स्थिति में फंस गई। बाद में ब्रैंडन ने उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। उसकी कहानी मौजूदा सबूतों और लिसा के मिलने के स्थान से मेल खाती थी। अपने इकबालियां बयान के बाद ब्रैंडन को मनोवैज्ञानिक जांच के लिए भेजा गया। विशेषज्ञों से बातचीत में यह सामने आया कि उसके गोद लिए पिता ने बचपन में अक्सर हिंसा का प्रयोग किया और नर्स ने अनुचित कृत्य किए। उसकी किशोरावस्था से ब्रैंडन को अवसाद और आक्रामकता की प्रवृत्ति का पता चला। उसने शराब और प्रतिबंधित पदार्थों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी स्थिति और बिगड़ गई। फिर भी विशेषज्ञ ने निष्कर्ष निकाला कि आदमी अपने कार्यों के प्रति सजग था और जिम्मेदारी लेने योग्य था। 17 अगस्त को ब्रैंडन को मिकी और लिसा के मामलों में बिना पैरोल की संभावना के 2 आजीवन कारावास की सजा मिली। तब से उसने कई बार अपील की है और सजा को बदलने की कोशिश की है। 2019 में उसने असफल रूप से अपनी हिरासत से बाहर निकलने की कोशिश की। आज तक आदमी जनता को यह समझाने की कोशिश करता है कि वह उतना बुरा नहीं है जितना मीडिया उसे चित्रित करता है और वह दूसरा मौका पाने का हकदार है। जब ब्रैंडन की कहानी जनता के सामने आई तो इसने और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया। जिस तरह मिकी ने अपने बचाव में संघर्ष किया, उसने दुनिया भर के कई लोगों को प्रभावित किया। वह लगभग उस व्यक्ति को रोकने में सफल हो गई जो शारीरिक रूप से उससे अधिक मजबूत था, लेकिन दुर्भाग्य से परिणाम दुखद था। प्यारी मां अपने जन्मदिन के कुछ दिनों बाद गायब हो गईं। परिवार को यकीन था कि वह बस यूं ही गायब नहीं हो सकती, लेकिन उनका गायब होना परिवार के सबसे काले रहस्यों का पर्दाफाश करने वाला साबित हुआ। फेयटविले, नॉर्थ कैरोलिना के दक्षिण में होप मिल्स नाम का एक छोटा और आरामदायक शहर स्थित है। 1937 में एडवर्ड डीन विलियम्स और उनके दूसरे पति अपनी बेटी तबाथा के जन्म पर बहुत खुश थे। 2 साल बाद उनकी दूसरी बेटी एनी का जन्म हुआ। एडवर्ड डीन का एक बेटा भी था, टेरी, जो उन्होंने अपनी पहली छोटी और कठिन शादी में जन्म दिया था। तलाक के बाद टेरी के पिता उनके जीवन से गायब हो गए। टेरी समझदार और मजबूत होकर बड़ा हुआ और उसकी बहनें उसे बहुत मानती थीं। उनके लिए वह हमेशा एक आदर्श रहा। एडवर्ड डीन हमेशा अपने बच्चों को प्राथमिकता देती थीं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थीं। उन्होंने अपने बच्चों को अपने लक्ष्य का पीछा करने और स्वतंत्र होने की शिक्षा दी। हालांकि वह अपने सभी बच्चों पर गर्व करती थीं, लेकिन अक्सर टेरी की उपलब्धियों पर जोर देती थीं। एडवर्ड डीन का अपने बड़े भाई रॉबर्ट के साथ एक अद्भुत रिश्ता था, जो बहुत शांत और संकोची व्यक्ति था। रॉबर्ट हमेशा बच्चों की देखभाल करने और कठिन क्षणों में अपनी बहन का समर्थन करने के लिए तैयार रहता था। एडवर्ड डीन की दूसरी शादी लंबी नहीं चली और तलाक के बाद उन्होंने फिर से संबंध बनाने का फैसला नहीं किया। लेकिन माइकल विलियम्स से मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। एडवर्ड डीन ने माइकल से अपने भाई रॉबर्ट के जरिए मुलाकात की, जो सेना में माइकल के साथ काम करता था। माइकल दयालु और धैर्यवान थे और 2 असफल शादियों के बाद वह उनके जीवन में सबसे अच्छे व्यक्ति साबित हुए। एडवर्ड डीन और माइकल ने 6 अगस्त 1999 को शादी कर ली। शादी के बाद एडवर्ड डीन के बच्चों ने माइकल को तुरंत स्वीकार नहीं किया, लेकिन समय के साथ वह उनका विश्वास और स्नेह जीतने में कामयाब रहे। यह शादी बहुत खुशहाल थी। माइकल हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते थे,
बच्चों की देखभाल करते थे और कभी भी उन्हें कुछ भी मना नहीं करते थे। वह उन पुरुषों से बहुत अलग थे जिनके साथ एडवर्ड डीन पहले रही थीं। माइकल के साथ वह खुद को सुरक्षित महसूस करती थीं। माइकल अकेले ही परिवार का ख्याल रखते थे और एडवर्ड डीन को अब पहले की तरह एक साथ 3 नौकरियां नहीं करनी पड़ती थीं। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थीं और माइकल के साथ बहुत खुश थीं। कुछ साल बाद एनी और तबाथा ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। टेरी ने नौसेना अकादमी में प्रवेश किया और पूरे परिवार ने उसकी इस निर्णय पर खुशी जताई। उन्हें विश्वास था कि उसका भविष्य उज्जवल होगा। मार्च 2010 में एडवर्ड डीन को दुखद समाचार मिला। उनके प्यारे पति माइकल को एक गंभीर बीमारी का पता चला। माइकल की बीमारी ने सभी को झकझोर कर रख दिया। बहुत कम समय में वह एक मजबूत, स्वस्थ व्यक्ति से पूरी तरह असहाय इंसान में बदल गए। उनसे विदा लेना एडवर्ड डीन के लिए बहुत कठिन था। आखिरकार उन्होंने ऐसा व्यक्ति पाया था जो उनसे और उनके बच्चों से प्यार करता था और उनकी देखभाल करता था, और अब उन्होंने उसे खो दिया था। 1 साल बाद माइकल की मृत्यु की पहली बरसी नजदीक आ रही थी। एडवर्ड डीन के लिए सहन करना मुश्किल हो रहा था। वह बहुत अकेली और उदास दिख रही थी। उनके करीबी लोगों को ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ किसी से बात करना चाहती हैं ताकि वह अपने भीतर की खालीपन को भर सके। सौभाग्य से उनके बेटे टेरी ने कुछ समय के लिए उनके साथ रहने का प्रस्ताव रखा ताकि वह अकेली न रहे। बेटियां और एडवर्ड डीन खुद इस प्रस्ताव से खुश थीं। लेकिन जैसा कि निकला, यह खुशी एडवर्ड डीन के बच्चों के लिए ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। 1 दिसंबर 2011 को जब एडवर्ड डीन विलियम्स की सबसे बड़ी बेटी बाहर कपड़े सुखा रही थी, अचानक उसे एक मोबाइल फोन की घंटी सुनाई दी। उसके चाचा रॉबर्ट ने कॉल किया और पूछा कि क्या वह अपनी मां के संपर्क में है, क्योंकि उसकी मां उसके कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। तबादा ने तुरंत अपनी छोटी बहन एन को फोन किया। एन ने सोचा कि मां शायद अकेले रहने के लिए कहीं चली गई होगी, लेकिन तबादा ने बताया कि मां हमेशा बताकर जाती थी अगर वह कहीं बाहर जाती थी। इसके बाद उन्होंने तय किया कि रॉबर्ट को मां के गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करानी चाहिए। 4 दिसंबर 2011 को एक पुलिस अधिकारी ने सड़क के किनारे एक लावारिस कार देखी। जब उसने कार के नंबर प्लेट की जांच की तो पता चला कि यह कार एडवर्ड डीन विलियम्स की है। कार उनके घर से 5 किलोमीटर दूर खड़ी थी, लेकिन एडवर्ड डीन खुद वहां नहीं थे। पुलिस अधिकारी ने जांचकर्ताओं को मौके पर बुलाया। कार का दरवाजा खुला हुआ था और डैशबोर्ड पर एक फोन पड़ा था जिसमें रॉबर्ट का संदेश खुला हुआ था। अगर तुम इसे पढ़ रही हो तो जरूर फोन करना, हम बहुत चिंतित हैं। कार से 30 मीटर की दूरी पर जांचकर्ताओं को एक पेड़ से बंधा हुआ एडवर्ड डीन का हैंडबैग मिला। उसमें उनका ड्राइविंग लाइसेंस, एक चेकबुक और $3000 से अधिक नकद थे। पुलिस ने यह भी पाया कि कार की चाबी गायब थी। जाहिर है कि जिसने भी कार चलाई थी उसने चाबी अपने साथ ले ली थी। एडवर्ड डीन के भाई रॉबर्ट को कार की जगह पर बुलाया गया। जांचकर्ताओं ने उनके बार बार कॉल और संदेशों को नोट किया, जिससे ऐसा लगा कि उन्हें कुछ शक था। रॉबर्ट ने बताया कि एडवर्ड डीन लगभग 1 हफ्ते से उसकी कॉल का जवाब नहीं दे रही थी और उसे नहीं पता था कि वह कहां हो सकती है। हालांकि उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी, जो पुलिस को अजीब लगा। रॉबर्ट ने यह भी बताया कि एडवर्ड डीन पास ही रहती थी, अपने बेटे टेरी के साथ, जो शायद जानता हो कि वह कहां है। जब एडवर्ड डीन विलियम्स के लापता होने का मामला खुला तो जांचकर्ताओं ने टेरी को पूछताछ के लिए बुलाया ताकि उसकी मां के संभावित ठिकाने का पता चल सके। टेरी ने बताया कि उसने लगभग 1 हफ्ते पहले अपनी मां को आखिरी बार देखा था। उसने बताया कि वह 1-2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रही है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि कहां जा रही है। टेरी को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह अक्सर हफ्तों तक घर पर नहीं रहती थी। जब जांचकर्ताओं ने रॉबर्ट से बात की तो उसने चिंताजनक जानकारी साझा की। रॉबर्ट ने बताया कि उसकी बहन ने 1 साल पहले अपने पति को खो दिया था और अभी तक इस नुकसान से उबर नहीं पाई थी। शायद वह इस दुख को सहन नहीं कर पाई और कुछ गलत करने की योजना बना रही थी। जांचकर्ताओं ने इस थ्योरी की जांच करने का निर्णय लिया
और एडवर्ड डीन की बेटियों से उनके हालात के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए संपर्क किया। छोटी बेटी एन को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसने कहा कि उसकी मां कभी कभी रोते हुए कॉल करती थी और दोस्तों ने भी पुष्टि की कि एडवर्ड डीन आधी रात को कॉल करती और रोती थी। बड़ी बेटी तबाता को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। तबाता ने तुरंत इस धारणा को खारिज कर दिया कि उसकी मां कुछ गलत करने की योजना बना रही हो। वह पास ही रहती थी और अपनी मां को अक्सर देखती थी। तबाता ने बताया कि उसकी मां उसके ग्रेजुएशन को लेकर बहुत उत्साहित थी और बिना बताए कहीं नहीं जा सकती थी। अगर एडवर्ड डीन ने थोड़े समय के लिए कहीं जाने की योजना बनाई होती तो वह अपनी बेटी को जरूर बताती। शुरुआत से ही जांचकर्ताओं को एडवर्ड डीन के भाई रॉबर्ट पर शक था। उन्होंने तबाता से पूछा कि क्या उसके चाचा का उसकी मां के गायब होने में कोई हाथ हो सकता है, लेकिन उसने इस संभावना को सख्ती से खारिज कर दिया। रॉबर्ट रोज अपनी बहन से संपर्क में रहता था और जब उसने उसके संदेशों और कॉल का जवाब देना बंद कर दिया तो उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने में संकोच किया। जांचकर्ताओं ने सोचा कि जब उसकी बहन जवाब नहीं दे रही थी तो उसने तुरंत पुलिस के पास जाने में देरी क्यों की। जब पुलिस जांच कर रही थी तो एडवर्ड डीन के परिवार ने स्थानीय निवासियों से मदद की अपील की। एन और तबाता स्थानीय समाचार चैनलों पर आए, इस उम्मीद में कि उनकी खोज में मदद मिलेगी। तबाता को अंत तक विश्वास था कि उसकी मां मिल जाएगी और उसके ग्रेजुएशन बॉल में आ सकेगी। 11 दिसंबर 2011 को एडवर्ड डीन विलियम्स के गायब होने के 2 हफ्ते बाद पुलिस को शहर के बाहर एक अवैध कचरा डंप में कुछ अनजान सबूतों की सूचना मिली। पता चला कि वह गायब हुई एडवर्ड डीन विलियम्स ही थी। कचरा डंप उनके घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था और उनके कपड़े गंदे थे। जांचकर्ताओं ने परिवार को इस खोज के बारे में सूचित किया। बेटियों ने इस खबर को सुनकर गहरा दुख महसूस किया और पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि क्या हुआ था। जब गुमशुदा व्यक्ति का मामला एक आपराधिक जांच में बदल गया तो गंभीर अपराध विभाग का एक जांचकर्ता जांच में शामिल हो गया। सबसे पहले उन्होंने एडवर्ड डीन के भाई रॉबर्ट से फिर से पूछताछ की। उनसे डीएनए का नमूना लिया गया, लेकिन जांच ने उनकी बेगुनाही की पुष्टि की। पूछताछ के दौरान रॉबर्ट ने बताया कि एडवर्ड डीन के हैंडबैग में बड़ी मात्रा में नकदी कैसे आई। उन्होंने आखिरी बार अपनी बहन को 27 नवंबर को देखा था, जब वह उसे एक फली मार्केट में मदद कर रहा था। हैंडबैग में पाए गए $3000 वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त राशि थी। जांचकर्ताओं ने उन सभी सुरागों और रिकॉर्ड्स की जांच की जो सबूत मिलने से पहले बनाए गए थे। पता चला कि एडवर्ड डीन की कार की चाबी गायब थी और किसी को नहीं पता था कि वह कहां हो सकती है। एक पूछताछ में जांचकर्ता ने तबाता से पूछा कि उसकी मां की चाबियां कैसी दिखती थीं। तबाता को याद आया कि चाबी एक स्टार के आकार के की चेन में लगी हुई थी, जिसमें बेट्टी बू के चित्र थे। उसने एक पारिवारिक वीडियो भी दिया जिसमें ये चाबियां दिखाई दे रही थीं। पुलिस को यकीन था कि अगर वे कार की चाबियां ढूंढ लेते हैं तो वे अपराधी को पकड़ सकते हैं। जांचकर्ता ने एडवर्ड डीन के बेटे टेरी की पूछताछ की रिपोर्ट की जांच की ताकि यह समझा जा सके कि उन्होंने अपने आखिरी दिन कैसे बिताए थे। टेरी ने बताया कि उसकी मां अपने जन्मदिन से लगभग 2 से 3 हफ्ते पहले एक छोटी यात्रा पर गई थी। शनिवार 27 नवंबर को, जिस दिन कार मिली थी उससे 1 हफ्ते पहले, उसने संयोग से उसकी फोन बातचीत सुनी। एडवर्ड डीन ने कहा, मैं तुम्हें याद करता हूं, मैं वहां आ सकता हूं और हम मिल सकते हैं। टेरी को संदेह हुआ कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रही थी जिसके साथ शायद उसका रोमांटिक संबंध था। उसने यह भी जोड़ा कि उसने उस आदमी को कभी नहीं देखा, लेकिन कई बार उसकी मां को उससे बात करते सुना था। उसकी बातों से यह संकेत मिला कि एडवर्ड डीन का शायद एक नया रोमांटिक संबंध था जिसे वह छुपा रही थी। इन बयानों के बाद जांचकर्ताओं ने उसका निजी जीवन खंगालना शुरू किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह किससे मिल रही थी और उसके क्या संबंध थे। जांच के दौरान जांचकर्ता को एडवर्ड डीन के एक असामान्य शौक के बारे में पता चला जो नए संदिग्धों की ओर ले जा सकता था। उसे ट्रक चलाने का शौक था। वह अक्सर अपने कुत्ते को साथ ले जाती थी और बस यात्रा का आनंद लेती थी।
जांचकर्ताओं को पता चला कि कुछ साल पहले उसने एक ट्रक ड्राइवर वैन ब्लैक से मुलाकात की थी। हालांकि उस समय वह माइकल से शादीशुदा थी, एडवर्ड डीन और वैन अच्छे दोस्त बन गए थे। उसके बच्चों को यह दोस्ती पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्हें यह अजीब लगा कि उनकी मां नए दोस्त बना रही है, जबकि उनका पति माइकल काम पर था। फिर भी एडवर्ड डीन की बेटियों ने अपनी मां के लापता होने पर वैन ब्लैक से मदद मांगी, लेकिन ब्लैक ने कहा कि उसका एडवर्ड डीन से कोई संपर्क नहीं है और वह खोज में मदद नहीं करेगा, जो बेटियों को अजीब लगा। उन्होंने उसे अपनी मां का सबसे अच्छा दोस्त माना और संदेह किया कि उनके बीच कुछ और था। जांचकर्ताओं को संदेह हुआ कि वैन ब्लैक और एडवर्ड डीन के बीच रोमांटिक संबंध हो सकते हैं, और उन्होंने उसे पूछताछ के लिए बुलाया ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिरी बार उनका संपर्क कब और कहां हुआ था। वेन के पूछताछ के दौरान की गए स्वीकारोक्ति से जांचकर्ता हैरान रह गए। उसने बताया कि उसने एडवर्ड डीन को उसके लापता होने से एक रात पहले देखा था। वे साथ में फ्लोरेंस, साउथ कैरोलिना में एक कॉन्सर्ट में थे। कॉन्सर्ट के बाद एडवर्ड डीन घर वापस लौट आई थी। रात के करीब 1 बजे उसने वैन बेक को फोन किया और बताया कि वह घर पर है और अपने कुत्तों के साथ बिस्तर पर आराम कर रही है। उसने वैन को उस सुंदर शाम के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उसने बहुत समय बाद इतना अच्छा महसूस किया है। फिर उन्होंने अलविदा कहा। वैन ने जांचकर्ताओं को बताया कि कॉन्सर्ट के बाद वह व्यापार के सिलसिले में वहां से निकल गया था और नॉर्थ कैरोलिना वापस नहीं लौटा था। उसने अपना यात्रा लॉग, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और मूवमेंट डेटा प्रस्तुत किया। जांच से वैन बेक और एडवर्ड डीन के बीच कोई रोमांटिक संबंध का पता नहीं चला, केवल मित्रता का। वैन बेक को संदिग्धों की सूची से हटा दिया गया। उसने पुलिस को एक नए संभावित संदिग्ध की ओर भी इशारा किया। एडवर्ड डीन के दूसरे पति और उसकी 2 बेटियों एनी और टबैथा के पिता। एडवर्ड डीन की दूसरी शादी मुश्किल थी। उसका पति अधिनायकवादी था और मानता था कि सभी को उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लगातार झगड़े और संघर्ष उनके पारिवारिक जीवन की पहचान बन गए थे, जिससे बच्चों के पालन पोषण पर भी असर पड़ा। वह विशेष रूप से एडवर्ड डीन के बेटे टेरी से नाराज था, जिसे वह एक उद्दंड लड़का मानता था और उसे अपने तरीके से सुधारना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि टेरी उनके साथ रहे और हर दिन इस बारे में एडवर्ड डीन से बात करता था। वह उनके बीच मध्यस्थता करने की कोशिश करती थी और अपने बेटे से माफी मांगती थी। हर संघर्ष के बाद टेरी अपनी मां से अपने पति को छोड़ने के लिए कहता था, लेकिन वह हर बार रह जाती थी। एडवर्ड डीन को विश्वास था कि वह अपने पति को बेहतर बना सकती है, लेकिन अंततः उनकी शादी तब तलाक में समाप्त हो गई जब लड़कियां अभी भी छोटी थीं। एक दूसरे शहर में जाने और एक नई शादी के बाद भी एडवर्ड डीन को टेरी के प्रति दोषी महसूस होता था। जांचकर्ता ने पता लगाने का निर्णय लिया कि क्या विलियम्स का पूर्व पति इस घटना में शामिल हो सकता था, लेकिन जांच से पता चला कि दूसरा पति दोषी नहीं हो सकता था। वह हमेशा काम पर होता था और उसका ठिकाना ज्ञात था। उसका अलिबी अटूट था। पुलिस ने कई हफ्तों तक इस मामले पर काम किया। 1 महीना बीत गया, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। जनवरी 2012 में पुलिस को एक नई सूचना मिली। एडवर्ड डीन स्थानीय कॉलेज में अपनी थीसिस पर काम कर रही थी और उसकी मार्गदर्शक ने उसके लापता होने से पहले हुई एक चिंताजनक बातचीत की जानकारी दी। पता चला कि एडवर्ड डीन चिंतित थी कि उसका बेटा उसके घर में रहने आ जाएगा। जांचकर्ताओं ने यह जानने की कोशिश की कि वह अपने बेटे की वापसी को लेकर इतनी चिंतित क्यों थी। पुलिस ने टेरी के करीबी लोगों से पूछताछ की, जिसमें उसकी पूर्व पत्नी तारा कैनेडी भी शामिल थी। तारा ने बताया कि टेरी के साथ उनका पारिवारिक जीवन बहुत समस्याग्रस्त था। उसने नोट किया कि जब वह अन्य पुरुषों से बात करती थी तो टेरी की ईर्ष्या और आक्रामकता बढ़ जाती थी। तारा ने विश्वास किया कि उसकी मां और सौतेले पिता के साथ उसके रिश्तों में समस्याओं ने टेरी को प्रभावित किया और उसे हिंसक बना दिया। पुलिस ने एडवर्ड डीन विलियम्स के घर की तलाशी के लिए फिर से वापसी की। जब वे पहुंचे तो जांचकर्ताओं ने देखा कि टेरी पिछवाड़े में चीजें जला रहा था। उसने माइकल विलियम्स से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज और वस्तुएं भी नष्ट कर दी थीं।
इससे पुलिस को संदेह हुआ। टेरी को माइकल पसंद नहीं था और वह उसकी चीजों से छुटकारा पाना चाहता था। घर की तलाशी के दौरान जांचकर्ताओं को विलियम्स की कार की चाबियां मिलीं। वे वहां तभी हो सकती थीं जब वह उन्हें खुद लेकर आया हो। टेरी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसने जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया और चुप्पी साधे रहा। पुलिस को संदेह हुआ कि 28 नवंबर को विलियम्स और टेरी के बीच एक संघर्ष हुआ था जिसने त्रासदी को जन्म दिया। फिर टेरी ने सबूत मिटाने का फैसला किया, कार में बैठ गया और उसे घर से 5 किलोमीटर दूर ले गया ताकि जांचकर्ताओं को गुमराह किया जा सके। टेरी की बहनें एनी और टबैथा उसके इस कृत्य से स्तब्ध थीं। अदालत में टेरी ने अपनी गलती से इनकार किया और दावा किया कि उसकी मां के एक प्रेमी को दोषी ठहराया जाना चाहिए। 23 नवंबर 2015 को, जिस दिन एडवर्ड डीन 54 साल की हो जाती, जूरी ने टेरी को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एडवर्ड डीन विलियम्स के रिश्तेदार अभी भी यह विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उनका बेटा टेरी, जो इतना प्यारा लगता था, ऐसा कुछ कर सकता था। एक बड़े शहर के किनारे पर, जहां एक जोरदार हाईवे शहर के केंद्र को उपनगरों से जोड़ता है, एक रहस्यमय घटना घटती है। डॉक्टर, जो अपने कार्यों में लगे होते हैं, हाईवे संख्या 476 के बाहर कुछ असामान्य देखते हैं। वहां एक कार खड़ी होती है, जैसे उसे जल्दी में छोड़ा गया हो। इंजन चल रहा है, हेडलाइट्स जल रही हैं और रेडियो चल रहा है। ड्राइवर का दरवाजा खुला है, लेकिन अंदर कोई नहीं है। यह दृश्य वहां मौजूद चश्मदीदों को सतर्क कर देता है और जल्द ही पुलिस वहां पहुंचती है। जांच करते समय पुलिस को कुछ चिंताजनक चीजें दिखाई देती हैं। कार के सामने सड़क पर एक अभी तक सूखा नहीं हुआ धब्बा दिखाई देता है, जिसका स्रोत अज्ञात है। पास में एक पत्थर पड़ा है जिस पर समान निशान है। ऐसे ही निशान कार के पास की बाड़ पर भी मिलते हैं। इस तरह की घटनाओं का विश्लेषण करने वाले विशेषज्ञ डेल जेगर का मानना है कि कार के मालिक को अचानक किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। उनके अनुसार सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। किसी ने ड्राइवर पर अचानक हमला किया और फिर उसे लेकर जल्दी से गायब हो गया। इसके अलावा जांचकर्ताओं को कार के पास एक टायर का निशान मिलता है और उसकी तस्वीर खींची जाती है। यह निशान जांच में एक महत्वपूर्ण सबूत बन सकता है। सबूत विशेषज्ञ इस महत्वपूर्ण विवरण की एक कॉपी बनाते हैं, जिसे आगे की जांच के लिए क्षेत्रीय प्रयोगशाला में भेजा जाता है। वाहन गैल विलार्ड के नाम पर पंजीकृत है, लेकिन उस रात इसे उनकी बेटी 22 वर्षीय एमी विलार्ड, जो वर्जीनिया की जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी की एक होनहार एथलीट हैं, चला रही थी। एमी अपने परिवार से मिलने गई थी, जो कार के मिलने के स्थान के पास रहता है। एमी ने अपनी मां से कहा था कि वह स्मोकी जो नामक एक जगह पर जाने वाली है। एक दोस्त के अनुसार एमी रात के करीब 1:30 बजे अकेले बार से निकली थी। गैल विलार्ड, उनकी मां, ने नोट किया कि उनकी बेटी पहले कभी स्मोकी जो में नहीं गई थी और घर आने पर शायद ही कभी बाहर जाती थी, बल्कि वह परिवार के साथ समय बिताना पसंद करती थी। कार की स्थिति से जांचकर्ताओं को सड़क पर किसी संभावित दुर्घटना की आशंका होती है। गैल विलार्ड जब कार का निरीक्षण करती हैं, तो उन्हें पिछले बम्पर पर नए नुकसान दिखाई देते हैं जो एमी के सफर से पहले नहीं थे। महिला तुरंत इसकी सूचना पुलिस को देती है। ऐसा माना जाता है कि चौराहे पर, जहां एमी ने 476 से पहली सड़क पर मुड़ना चाहा, किसी अन्य वाहन से टक्कर हो सकती है। इस संस्करण के अनुसार हो सकता है एमी ने सड़क के किनारे रुककर जानकारी का आदान प्रदान किया हो, जिसके बाद यह रहस्यमयी स्थिति उत्पन्न हुई। अगले सुबह कार के मिलने की जगह से करीब 1 किलोमीटर दूर कपड़े और जूते पाए जाते हैं। पुलिस अधिकारी तुरंत इन वस्त्रों को एमी की मां के पास पहचान के लिए ले जाते हैं और महिला पुष्टि करती है कि ये सामान उनकी बेटी के हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि मिले हुए कपड़ों पर कोई गंदगी नहीं है। वे पूरी तरह से सूखे हैं। जूतों के साथ भी यही स्थिति है। यह कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अजीब लगता है, क्योंकि हाल ही में बारिश हुई थी। यह माना जाता है कि ये वस्त्र वाहन मिलने के बाद वहां रखे गए थे।
इसका मतलब यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति सबूत नष्ट करने के लिए वापस घटनास्थल पर आया हो। जांचकर्ता स्मोकी जो बार के पास के दुकानों और एटीएम की निगरानी, कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच करते हैं, लेकिन कहीं भी एमी नहीं दिखती। और फिर कानून प्रवर्तन अधिकारियों के हाथ एक अप्रत्याशित सुराग लगता है। एमी विलार्ड की कार एक छोटी बस्ती के हाईवे के निकास पर लावारिस पाई जाती है। जब एमी विलार्ड का संपर्क टूट जाता है तो पुलिस जनता से मदद की अपील करती है। जो लोग सामने आते हैं उनमें से एक है 23 वर्षीय एंड्रयू बक। वह बताता है कि उसने उस रात हाईवे 476 पर कुछ संदिग्ध देखा था जो एमी की कार के पास हुआ। पुलिस एंड्रयू बक से पहले से परिचित थी। अतः कुछ साल पहले उस पर कानून के प्रतिनिधि के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया था। गवाहों के अनुसार बक ने सायरन का सिग्नल चालू किया, ड्राइवर को रुकने का आदेश दिया और फिर एक आईडी दिखाई। क्या आप जानते हैं मैंने आपको क्यों रोका? उसने उनसे पूछा जिनको उसने रोका था। लेकिन उन दिनों में एक ड्राइवर ने पुलिस को उसकी शिकायत की, लेकिन मामला कभी अदालत तक नहीं पहुंचा। बक तुरंत जांचकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि उन्हें संदेह है कि उसने एमी विलार्ड के साथ भी ऐसा ही किया हो सकता है। अमेरिकी अभियोजन कार्यालय के प्रतिनिधि पैट्रिक पेन के अनुसार अपराधियों का घटनास्थल पर लौटना अक्सर सामान्य बात है। यह जिज्ञासा या अन्य उद्देश्यों के कारण हो सकता है। अपराधी अक्सर महत्वपूर्ण स्थानों पर लौटते हैं ताकि वे स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकें। एमी विलार्ड के मामले में घटनाएं तेजी से विकसित हो रही थीं। उसके गायब होने के एक दिन से भी कम समय बाद नॉर्थ फिलाडेल्फिया के एक परित्यक्त पार्किंग स्थल पर खेलते हुए बच्चों को एक चिंताजनक खोज होती है। वे घास में पड़ी एक महिला की आकृति पाते हैं। एमी के माता पिता उसे टखने पर बने खास टैटू से पहचानते हैं। गैल विलार्ड, एमी की मां, अपनी भावनाओं को साझा करती हैं। वह अनिश्चितता के दिन को सबसे कठिन बताती है। जब फिलाडेल्फिया में इस खोज की खबर आती है तो गैल अजीब तरह से राहत महसूस करती है। अब जांचकर्ताओं के पास घटना को सुलझाने का मौका था। कोई भी उसे जीवन में वापस नहीं ला सकता था, लेकिन कम से कम अब वह पास में थी, गैल कहती है। मेडिकल जांच एमी की स्थिति के बारे में विवरण प्रकट करती है। 1 मीटर 58 सेंटीमीटर लंबी और 54 किलोग्राम वजन की लड़की, विशेषज्ञों के अनुसार सुबह 7 बजे के करीब उसके गायब होने के लगभग 5 घंटे बाद मृत्यु हो गई थी। इसका कारण सिर के क्षेत्र में कई चोटें थीं। शुरुआत में जांचकर्ताओं को संदेह होता है कि यह एक भावनात्मक या परिचित व्यक्तियों के बीच की स्थिति हो सकती है। वे यह भी संभावना को नहीं छोड़ते कि कोई एमी का पीछा कर रहा था और फिर जांच को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसने दूसरे स्थान पर सबूत छोड़े। जांच में एक मकसद का खुलासा होता है और उन्हें जांच के दौरान अपराधी के डीएनएस के नमूने मिलते हैं। डीएनएस के नमूने विश्लेषण के लिए भेजे जाते हैं। मूल रूप से जांचकर्ताओं के पास एक आनुवंशिक सुराग है और अब उन्हें इसकी पहचान करनी है। मेडिकल विशेषज्ञ भी एमी के ऊपरी शरीर पर एक असामान्य पैटर्न की ओर इशारा करता है, जिसकी प्रकृति जांचकर्ताओं के लिए अस्पष्ट बनी रहती है। साथ ही फॉरेंसिक विशेषज्ञ उस टायर के निशान की जांच करते हैं जो घटनास्थल पर पाए गए थे। वे 13 इंच के फायरस्टोन 440 टायरों के हैं, जो आमतौर पर छोटे कॉम्पैक्ट वाहनों में लगाए जाते हैं। एंड्रयू बक की कार से संबंधित मामला कोई परिणाम नहीं लाता। टायर मेल नहीं खाते और उसके घर की तलाशी से भी कुछ नहीं मिलता। जैविक नमूनों की तुलना के बाद एंड्रयू बक को आधिकारिक रूप से संदिग्धों की सूची से हटा दिया जाता है। आगे के सुरागों की कमी के कारण जांच रुक जाती है। एमी विलार्ड के दुखद घटना के 1 साल बाद एक नया मामला सामने आता है। 19 साल की पैटी जॉर्डन सड़क पर एक ड्राइवर के अजीब व्यवहार की रिपोर्ट करती है। उसके अनुसार जब वह एक नाइट क्लब छोड़कर जा रही थी तो उसे एक अज्ञात व्यक्ति ने पीछा किया। जब वह एक ट्रैफिक लाइट पर रुकी तो किसी ने उसकी कार में टक्कर मार दी। डर के मारे पैटी बिना देखे आगे बढ़ गई।
वह अज्ञात व्यक्ति उसे सड़क के किनारे रुकने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, अंततः उसे ओवरटेक करता है और पैटी उसकी कार का नंबर प्लेट याद कर लेती है। यह पता चलता है कि वह कार 38 वर्षीय आर्थर ओमार की है, जिसने इसे 20 साल पहले रजिस्टर किया था। सन 1978 में उसे नेवाड़ा में एक गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे उम्र कैद की सजा दी गई थी। आश्चर्यजनक रूप से उसे केवल 11 साल बाद समय से पहले रिहा कर दिया गया। डेल, जो एक क्राइम एनालिस्ट है, पैरोल बोर्ड के निर्णय को समझ नहीं पाता। उसके अनुसार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता और आर्थर बोर उनमें से एक है। उसकी 20 साल की कानून से टकराव की इतिहास है, जिसमें महिलाओं से संबंधित घटनाएं भी शामिल हैं। डेल उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित करता है जो महिलाओं से गहरी नफरत करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस व्यक्ति की कहानी उसके आत्मसिद्धि के लिए तड़प और महत्वपूर्ण महसूस करने की आवश्यकता को दर्शाती है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि उसकी हरकतें बदले की भावना से प्रेरित हो सकती हैं। जांच एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब यह पता चलता है कि एमी विलार्ड के गायब होने वाले दिन स्थानीय पुलिस ने एक आवारा व्यक्ति को बातचीत के लिए रोका था। यह उस स्थान से कुछ ही ब्लॉकों दूर हुआ था जहां बाद में घटना के निशान पाए जाते हैं। इससे जांचकर्ताओं की रुचि जागृत होती है और वे इस व्यक्ति को और स्पष्टीकरण के लिए तलाशने लगते हैं, लेकिन उसे ढूंढना मुश्किल साबित होता है। एमी विलार्ड के घटना के 1 साल बाद शहर में एक कार चोरी हो जाती है। पीड़िता के विवरण के अनुसार संदिग्ध एक आर्थर बॉन्डर नामक व्यक्ति है जो पहले ही कानून से टकरा चुका था, लेकिन उसे ढूंढना संभव नहीं होता। कुछ समय बाद एक अन्य महिला अपनी 3री मंजिल के अपार्टमेंट में चोरी के प्रयास की रिपोर्ट करती है। गिरफ्तार व्यक्ति अपना नाम पीटर थॉमस लव बताता है। उसके पास एक होंडा की चाबी पाई जाती है जो पास में खड़ी थी। जांच से पता चलता है कि नंबर प्लेट आर्थर बोर के नाम पर रजिस्टर्ड है और यह एक 1993 फोर्ड से संबंधित है। आगे की जांच से पता चलता है कि पीटर थॉमस लव एक झूठा नाम है और वास्तव में वह आर्थर ओमार है। सवाल उठता है, ओमार की नंबर प्लेट होंडा पर क्यों है और उसके फोर्ड पर नहीं? जवाब परेशान करने वाला है। कार को अवैध रूप से लिया गया था। यह कार मैरी ओवेंस की है, जो शहर की 25 वर्षीय निवासी है, जिसके गायब होने की सूचना 3 महीने पहले उसके परिवार द्वारा दी गई थी। उस सुबह मैरी को काम पर जाना था, लेकिन वह वहां नहीं पहुंची। मैरी ओवेंस का मामला पुलिस के सामने कई सवाल खड़े करता है। उनका मानना है कि मैरी के साथ कुछ हुआ था जब वह हाईवे 476 पर यात्रा कर रही थी, वही हाईवे जहां पहले एमी विलार्ड के साथ घटना हुई थी। एक दिलचस्प तथ्य, मैरी की कार के ट्रंक में सूखी तरल पदार्थ की तरह के निशान मिलते हैं और फ्रंट सीट पर एक छोटा जानवर पाया जाता है। वाहन के दोनों बम्परों पर हल्की खरोंचें दिखाई देती हैं जो एमी की कार की क्षति के समान होती हैं। मैरी के गायब होने के बाद आर्थर अमार तुरंत जांचकर्ताओं की नजर में आता है। अब वे गंभीरता से उसकी संभावित संलिप्तता पर विचार कर रहे हैं। जब उसे बातचीत के लिए बुलाया जाता है तो वह कहता है, मैं आपको वह सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं जो आपकी दिलचस्पी है, लेकिन कृपया मुझे टीवी पर न दिखाएं। आखिरकार मेरे खिलाफ कोई आधिकारिक आरोप नहीं लगाए गए हैं। आर्थर अमार दावा करता है कि एमी के गायब होने वाली रात वह किसी बार में नहीं, बल्कि एक जन्मदिन पार्टी में था। उसके अनुसार वह अपने परिवार के साथ समय बिता रहा था। हालांकि बाद में यह पता चलता है कि वह एक महिला और बच्चे के साथ समय बिता रहा था। हालांकि बार की एक कर्मचारी का कहना है कि उसने उसी रात उसे स्मोकी जो में देखा था। अपनी बेटी की घटना के 1 साल बाद गैल विलार्ड, जो एक नर्स है, एमी की क्षति की तस्वीरें देखने का अनुरोध करती है। उस चित्र का निरीक्षण करने के बाद, जिसे अधिकारी मॉडल कहते हैं, वह एक अलग राय व्यक्त करती है। उसके अनुसार निशान असमान है और एक छाप जैसा दिखता है। इस जानकारी के प्राप्त होने के बाद पुलिस तुरंत उस फोर्ड की तलाश शुरू कर देती है जो वाहन आर्थर ने एमी के गायब होने के दौरान चलाया था।
लेकिन खोज के परिणाम निराशाजनक होते हैं। जांचकर्ता दृढ़ता दिखाते हैं और टो ट्रक के रास्ते का पीछा करते हैं। संबंधित कंपनी से संपर्क करके वे उस वाहन का स्थान पता लगाते हैं जिसमें उनकी रुचि है। निर्धारित स्थान पर पहुंचने पर कानून प्रवर्तन एजेंसियां एक हरे रंग की फोर्ड की खोज करती हैं, जो लगभग 1 साल से टोइंग कंपनी की तकनीक के बगल में एक खेत में खड़ी थी। यह खोज एक संभावित महत्वपूर्ण सुराग का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका अभी तक गहन जांच नहीं किया गया है। वाहन के बाहरी निरीक्षण के दौरान सामने के बम्पर पर हल्के नुकसान का पता चला। एक टायर पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक 13 इंच का फायरस्टोन 440। यह विवरण अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होता है क्योंकि यह अपराध स्थल पर पहले मिले निशान से मेल खाता है। एक विशेषीकृत सुविधा से एक छिपे हुए निशान विशेषज्ञ ने न केवल टायर के ब्रांड, मॉडल और आकार की समानता की पुष्टि की, बल्कि पहनने की डिग्री की भी पुष्टि की। इस तथ्य के बावजूद कि कार लंबे समय तक बिना छत के खुले में खड़ी थी, जिससे सुरागों की खोज करना कठिन हो सकता है, जांचकर्ताओं ने आशा नहीं खोई। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि इस मामले से जुड़े व्यक्ति ने पहले ऑपरेशन थिएटर में काम किया था, जहां उसने गहन सफाई विधियों का अध्ययन किया हो सकता है। पहली जांच में कोई नए सुराग नहीं मिलने के बाद अधिकारी अधिक गहराई से आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। पेंसिल्वेनिया के एक पुलिस अधिकारी एलन स्टीवर्ट के अनुसार वे वाहन को सचमुच टुकड़ों में तोड़ते हैं। वे सीटें, कालीन निकालते हैं और इंटीरियर को अच्छी तरह से साफ करते हैं। दरवाजे की पैनलिंग को हटाते समय जैविक सामग्री के छोटे निशान पाए जाते हैं। एक प्रयोगशाला विश्लेषण पुष्टि करता है कि सह चालक की तरफ के दरवाजे पर मिले निशान एमी विलार्ड के हैं। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब होता है जब कार को टोइंग के लिए उठाया जाता है। कार के निचले हिस्से पर पड़ने वाली धूप तेल के पैन पर कुछ असामान्य चीज को उजागर करती है। एमी विलार्ड की कहानी और उसके चारों ओर की रहस्यमयी घटनाएं कानून प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान खींचती हैं। सब कुछ बार स्मोकी जो से शुरू होता है, जहां जांचकर्ताओं के अनुसार आर्थर ओमर ने पहली बार उस लड़की को देखा। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद वह उसे हाईवे 476 पर तब तक पीछा करता है जब वह घर जा रही होती है। जांच में कई अजीब संयोगों का खुलासा होता है। 2 कारों के बम्परों पर समान नुकसान पाए जाते हैं, जैसे कि वे एक दूसरे से टकराए हों। विशेषज्ञ अपराध स्थल पर असामान्य निशानों पर ध्यान देते हैं, जो उनके अनुसार फायरस्टोन टायरों से हो सकते हैं, जो ओमर की कार पर लगे टायरों से मिलते जुलते हैं। फॉरेंसिक जांच कई रहस्यमय विवरणों को उजागर करती है। एमी पर अजीब निशान पाए जाते हैं, जिनकी प्रकृति कई सवाल उठाती है। हालांकि सशस्त्र बलों के पैथोलॉजी संस्थान के एक विशेषज्ञ इन निशानों और अपराध स्थल पर पाए गए कुछ सबूतों के बीच संबंध की पुष्टि नहीं करते। सबसे ठोस सबूत डीएनए विश्लेषण के परिणाम है। अपराध स्थल पर पाए गए जैविक निशान आर्थर ओमर के डीएनए प्रोफाइल से मेल खाते हैं, जो जांच में एक निर्णायक मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। अदालत की कार्यवाही से ठीक पहले एक और अप्रत्याशित खोज होती है। पड़ोसी बक्स काउंटी, पेंसिल्वेनिया में अवशेष पाए जाते हैं, जो शायद मैरी ओवेंस के हैं। दिलचस्प बात यह है कि ओमर को उसकी गिरफ्तारी के समय एक ऐसी कार चलाते हुए पाया जाता है जो ओवेंस की है। अवशेषों का स्थान ओमर के घर से 30 किलोमीटर से भी कम और उस स्थान से 48 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां एमी को आखिरी बार देखा गया था। मैरी का भाग्य एमी की कहानी जैसा ही है। अदालती कार्यवाही के दौरान ओमर के वकील उसके व्यवहार को एक कठिन बचपन और विकासात्मक विकारों से समझाने की कोशिश करते हैं। मुकदमे के दौरान अक्सर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण अदालत कक्ष के बाहर भावनात्मक विस्फोटों के कारण सुरक्षा सेवाओं का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। प्रतिवादी के रिश्तेदार मीडिया में रिपोर्टिंग पर खुलकर अपनी असंतोष व्यक्त करते हैं। उसका सौतेला भाई और उसकी मां उन पत्रकारों के साथ संघर्ष में पड़ जाते हैं जो मामले की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। अंततः अदालत आर्थर के कृत्यों के लिए एक कठोर सजा सुनाती है।
ओमर की सजा पर प्रतिक्रिया चौंकाने वाली होती है। वह एमी की मां की ओर मुड़ता है और अनुचित इशारे करता है। श्रीमती विलार्ड और उनके बच्चों के प्रति उसके शब्द गंभीर चिंता उत्पन्न करते हैं। मामले के समापन के बाद अभियोजक पैट्रिक मियान आर्थर को एक अत्यंत खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णित करते हैं और टिप्पणी करते हैं कि उन्होंने अपने करियर में कभी किसी को इतना निष्ठुर और निर्मम नहीं देखा। एमी की मां गेल विलार्ड ने यह राय व्यक्त की कि आर्थर सार्वजनिक ध्यान के लायक नहीं है और उसे एक अत्यंत अप्रिय व्यक्ति बताया। यह ध्यान देने योग्य है कि जांच में वैज्ञानिक तरीकों ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डीएनए विश्लेषण और अन्य भौतिक सबूतों के बिना कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए इस कठिन मामले में परिणाम प्राप्त करना बहुत कठिन होता। 28 दिसंबर 2017 को एक असामान्य फोन कॉल इमरजेंसी नंबर 911 पर आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम सीन फांडॉन बताया और कहा कि वह एक प्लम्बर है और उसने एक पाइप में कुछ 5 से 10 किलो तक का पदार्थ पाया है जो मांस जैसा दिखता है। इस कॉल ने पुलिस को ओंटारियो कनाडा के वारसो शहर के मैकमिलन ड्राइव पर स्थित एक घर तक पहुंचा दिया। सीन ने एक चिंताजनक खोज की थी जिसने सीवर को बंद कर दिया था। आगे की जांच ने पुलिस को एक पड़ोसी 45 वर्षीय एडम स्ट्रॉन्ग तक पहुंचाया। आश्चर्यजनक रूप से स्ट्रॉन्ग ने तुरंत कबूल कर लिया कि उसके फ्रीजर में सबूत मिल सकते हैं। यह कबूलनामा केवल एक जटिल और डरावनी कहानी की शुरुआत थी जिसे और अधिक जांच की आवश्यकता थी। 2017 में ओशावा में एक सनसनीखेज अपराध हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 11 सितंबर को ओंटारियो झील के पास ओशावा के बंदरगाह के पास एक भयावह खोज की गई। एक लड़का अपने दादा के साथ मछली पकड़ रहा था और उसने पानी में कुछ अजीब देखा। अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, सबूत जुटाए और जांच शुरू की। गोताखोरों द्वारा गहन खोज के बावजूद सभी हिस्सों को नहीं ढूंढा जा सका। जांच से पता चला कि पाए गए टुकड़े एक महिला के थे, लेकिन घटना का कारण स्पष्ट नहीं था। टुकड़ों पर मिले स्पष्ट निशानों ने पुलिस को संदेह किया कि यह एक जानबूझकर किया गया अपराध था। गायब हिस्सों के कारण व्यक्ति की पहचान मुश्किल हो गई, इसलिए डीएनए विश्लेषण आवश्यक था। अंततः 9 नवंबर 2017 को खोज के 2 महीने बाद यह स्पष्ट हुआ कि ये टुकड़े रोरी हॉज के थे, जो 18 वर्षीय गर्भवती निवासी थी जो उसी वर्ष अगस्त के अंत में लापता हो गई थी। रोरी हॉज का जन्म 9 जुलाई 1999 को हुआ था और वह अपनी मां शैनन डायन की लाडली थी। उसके पिता के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन कुछ रिश्तेदारों का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके दादा बर्नार्ड, जो एक पूर्व बाइकर, गैंगस्टर और बॉक्सर थे, एक मोटरसाइकिल क्लब के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जाने जाते थे। रोरी का चाचा हार्ले भी हेल्स एंजल नामक एक अन्य मोटरसाइकिल क्लब का सक्रिय सदस्य था। ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद रोरी का बचपन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था। उसे एक अच्छी और समझदार लड़की के रूप में वर्णित किया गया था। अपनी मां के अलावा रोरी अपनी गॉडमदर और शैनन की सबसे अच्छी दोस्त क्रिस्टी इमेल्टिक के भी बहुत करीब थी। अपनी प्रारंभिक आयु से ही रोरी एक अच्छी छात्रा थी और 13 साल की उम्र में उसने अपने स्थानीय सेना विभाग में कैडेट ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित खिताब जीता था। लेकिन हाई स्कूल के पहले वर्ष में उसका जीवन नाटकीय रूप से बदल गया जब वह बुरी आदतों से प्रभावित हुई, जिससे वह एक लत का शिकार हो गई। अगले वर्षों में रोरी का जीवन अशांत हो गया। खतरनाक रुचियां उसके जीवन में महत्वपूर्ण हो गईं। उसने अपनी लत को छोड़ने के लिए कड़ा संघर्ष किया और खराब संगति में पड़ गई, जिससे उसकी मां और भी चिंतित हो गई। शैनन ने अपनी बेटी की मदद के लिए समाज की सहायता मांगी ताकि वह कठिनाइयों को पार कर सके। सौभाग्य से 2017 की शुरुआत में उसकी मां की कोशिशें सफल रहीं जब रोरी ने अपने जीवन को सुधारने के कदम उठाने शुरू किए। उसने नौकरी पाई, स्कूल लौट आई और स्थिरता पाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड टोनी के साथ रहने लगी। बीते समय की कठिनाइयों के बावजूद रोरी ने अपने जीवन को बदलने और अपने लिए एक बेहतर रास्ता खोजने का संकल्प किया। अगस्त
2017 में रोरी ने अपनी मां को बताया कि वह गर्भवती है। वह बच्चे को रखना चाहती थी और शैनन ने उसका समर्थन किया, लेकिन मां को पता नहीं था कि रोरी फिर से अपनी पुरानी लतों की ओर लौट आई थी। 28 अगस्त को रोरी शॉपिंग सेंटर के पास कांस्टेबल क्रिस्टोफर केन से मिली। उन्होंने कई वर्षों से लड़की की भलाई का ध्यान रखा था और उसकी लतों से लड़ने में मदद के लिए सामाजिक सेवाओं से जोड़ने की पूरी कोशिश की थी। उनके बातचीत के दौरान रोरी ने स्वीकार किया कि वह फिर से बुरी आदतों में गिर रही थी और उनकी भरपाई के लिए डेट पर जा रही थी। उसकी हालत को लेकर गहरे चिंतित कांस्टेबल केन ने उसकी मदद के लिए उचित सामाजिक सेवाओं को खोजने का फैसला किया। दुर्भाग्य से जब वह वापस आए तो रोरी गायब हो चुकी थी। अगले दिन 29 अगस्त 2017 को दोस्तों और रोरी की मां ने उसके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ने पर उसे अस्पताल पहुंचाया। दुर्भाग्य से वे कुछ मिनटों के बाद उसे छोड़कर चले गए, जिससे वह अकेली रह गई। अजीब तरह से वह आवश्यक चिकित्सा सहायता का इंतजार किए बिना केवल 15 मिनट बाद अस्पताल परिसर से बाहर चली गई। सुरक्षा कैमरों ने उसे शांतिपूर्वक अस्पताल छोड़ते हुए रिकॉर्ड किया। यह उसका आखिरी पुष्टि किया गया जीवन संकेत था। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। जब परिवार और दोस्तों ने कई दिनों तक उससे कुछ नहीं सुना तो उनकी चिंता बढ़ गई। सबसे बुरा डरते हुए उन्होंने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिससे पूरे शहर में एक विस्तृत खोज अभियान शुरू हो गया। उन्होंने उसके फोटो वाले फ्लायर पूरे इलाके में चिपकाए। दुर्भाग्य से उसे खोजने के उनके सभी प्रयास असफल रहे, जब तक कि एक नदी में पाए गए सबूतों ने डीएनए के माध्यम से रोरी के साथ संबंध नहीं स्थापित किया और इस तथ्य की पुष्टि नहीं की कि शहर में एक अपराध हुआ था। मामला अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। पुलिस के सामने सभी बचे हुए सबूतों को इकट्ठा करने और घटना की पूरी तस्वीर को पुनर्निर्माण करने की चुनौती थी। सभी लोग जांच के सफल समापन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन एक अप्रत्याशित मोड़ ने सभी उम्मीदों को पार कर दिया। पहले संकेत मिलने के 2 महीने बाद मैकामिलन ड्राइव के ऊपर के फ्लोर में रहने वाले निवासी लगातार सीवेज की समस्या से जूझने लगे। स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन लोगों को 29 दिसंबर को एक प्लम्बर बुलाना पड़ा। ऊपर के फ्लोर की टॉयलेट में कोई रुकावट नहीं थी और प्लम्बरों ने नीचे के फ्लैट में रहने वाले 45 वर्षीय एडम स्ट्रॉन्ग की अनुमति मांगी। जब उन्होंने निचले फ्लोर पर काम शुरू किया तो उन्होंने एक बदबू महसूस की जो अजीब थी और सामान्य सीवेज की बदबू से अलग थी। स्थिति और भी चिंताजनक हो गई जब एडम नर्वस और बेचैन होने लगा। वो कमरे में चहलकदमी कर रहा था, प्लम्बरों की हर हरकत पर नजर रख रहा था और ढेर सारे सवाल पूछ रहा था। हालांकि उसका व्यवहार कामगारों को परेशान कर रहा था, उन्होंने इसे अनदेखा करने की कोशिश की। एडम ने अपने व्यवहार को यह कहकर समझाया कि वह जिज्ञासु था, क्योंकि उसने खुद समस्या को हल करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा। शायद प्लम्बर उसके व्यवहार को अनदेखा करते रहते, लेकिन पाइपलाइन में उनकी खोज ने सब कुछ बदल दिया। जो उन्होंने खोजा उससे हिलकर प्लम्बरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में पुलिस अधिकारी फ्लैट में पहुंचे। उन्होंने पुष्टि की कि प्लम्बरों ने वास्तव में अपराध के महत्वपूर्ण सबूत पाए थे। चिंतित जोड़े और कामगारों से जानकारी एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने एडम स्ट्रॉन्ग से बातचीत शुरू की। उन्होंने उम्मीद की थी कि वह जानकारी छिपाएगा, लेकिन उसका स्वीकारोक्ति उन्हें चौंका गया। सिर झुकाकर एडम ने बताया कि उन्होंने क्या पाया और जोड़ा कि अगर उन्हें बाकी चीजों की जरूरत हो तो वे उसके फ्रीजर में मिल जाएंगी। एडम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने उसके फ्लैट की तलाशी शुरू की। यह मुश्किल था क्योंकि हर कोने में गंदगी थी और हवा में भयानक बदबू फैली हुई थी। बाथरूम में उन्होंने पाया कि एडम ने रुकावट दूर करने के लिए टॉयलेट को हटा दिया था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज उन्होंने बेडरूम में पाई। फ्रीजर में उन्होंने सबूत पाए जिसमें मैं जीवित हूं लिखा हुआ एक टैटू भी था, जो रोरी हाज का भी था। आगे की डीएनए जांच ने पुष्टि की कि मिले हुए सबूत वास्तव में नदी में हाल ही में मिले अवशेषों से जुड़े हुए थे। पुलिस वालों ने यह भी पाया कि एडम ने अपने उद्देश्य के लिए एक अस्थायी टेबल बना रखा था। तलाशी के दौरान
उन्हें कई अजीब चीजें और एक स्वनिर्मित विस्फोटक उपकरण मिला जिसे नुकसान पहुंचाने से पहले ही निष्क्रिय कर दिया गया। फिर भी यह पता नहीं चल सका कि विस्फोटक उपकरण कहां से आया था। चूंकि यह साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था कि एडम ने अपराध किया है, पुलिस उसे पहले डिग्री के अपराध के लिए दोषी ठहरा नहीं सकी। इसके बजाय उसे सबूत छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जांचकर्ताओं ने इस 45 वर्षीय आदमी के जीवन की गहन जांच करने का फैसला किया। उसके बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन वह 2007 की शुरुआत में मैकमिलन के एक किराए के फ्लैट में रहने आया था। एडम ने कई सालों तक ओशावा में फिल्म सेट पर एक सुरक्षा गार्ड के रूप में और अजैक्स में 2 अलग अलग गैस स्टेशनों पर कर्मचारी के रूप में काम किया। एडम को जानने वाले लोग उसे अजीब व्यक्ति के रूप में वर्णित करते थे, जिसका स्वभाव अस्त व्यस्त था और वह खुद को जितना समझदार समझता था उतना नहीं था। वह अंतहीन बातचीत की प्रवृत्ति रखता था और उसे यह नहीं पता होता था कि कब रुकना है। उसकी एक पूर्व प्रेमिका, जिसका नाम नहीं बताया गया है, ने उसे हिंसक और नियंत्रित करने वाला बताया। उनकी गवाही से उसकी मनोदशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली और उसकी फ्लैट की अंधेरी और परेशान करने वाली दुनिया पर रोशनी डाली गई। हालांकि यह जानकारी उसे पहले डिग्री के अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए जांचकर्ता एक स्वीकारोक्ति प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने लगे। 30 दिसंबर 2017 की सुबह गंभीर अपराध विभाग के जांचकर्ता डेरेन शॉर्ट और हरमाना डारिगा ने एडम स्ट्रॉन्ग से पूछताछ की। इस समय तक उसने अपने वकील से संपर्क कर लिया था। जांचकर्ताओं को पता था कि यह उनका एकमात्र मौका था। अगले दिन उसकी जमानत पर रिहाई की सुनवाई होनी थी। उसके बाद वे उसे अदालत के आदेश के बिना और पूछताछ नहीं कर सकते थे। उन्हें स्ट्रॉन्ग से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी थी, जब तक कि यह अभी भी संभव था। जब उन्होंने पूछताछ शुरू की तो उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्या उम्मीद करनी चाहिए। कम से कम उन्हें लगा कि एडम नर्वस होगा, क्योंकि उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन वह शांत, संयमित और सबसे महत्वपूर्ण घटना के प्रति उदासीन रहा। सबसे बड़ी कठिनाई रोरी हर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करने में थी। उसका लगातार मौन समझ से परे था, खासकर यह देखते हुए कि एडम ने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि सबूत उसके फ्रीजर में है। समय की कमी को देखते हुए जांचकर्ताओं ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। उन्होंने उसकी भावनाओं को अपील करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि एडम कम से कम रोरी और उनके परिवार के प्रति थोड़ी दया या सहानुभूति दिखाएगा और सवालों को टालने से बचेगा। लेकिन एडम बार बार बातचीत का विषय बदलता रहा और उसके जवाब डराने वाले रूप से उदासीन थे। हालांकि उनके पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे कि रोरी उसकी फ्लैट में थी। उनका अंतिम लक्ष्य उसके भाग्य के बारे में सच्चाई का पता लगाना था। दुर्भाग्य से एडम स्ट्रॉन्ग अपेक्षा से अधिक कठिन प्रतिद्वंद्वी साबित हुआ। रोरी के बारे में सभी सवालों पर उसने पूरे 2 घंटे की पूछताछ के दौरान कोई जवाब नहीं दिया। कोई प्रगति न देखते हुए जांचकर्ताओं ने अनिच्छा से पूछताछ को रोकने का फैसला किया। मामला अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। पुलिस के सामने सभी बचे हुए सबूतों को इकट्ठा करने और घटना की पूरी तस्वीर को पुनर्निर्माण करने की चुनौती थी। सभी लोग जांच के सफल समापन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन एक अप्रत्याशित मोड़ ने सभी उम्मीदों को पार कर दिया। पहले संकेत मिलने के 2 महीने बाद मैकमिलन ड्राइव के ऊपर के फ्लोर में रहने वाले निवासी लगातार सीवेज की समस्या से जूझने लगे। स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन लोगों को 29 दिसंबर को एक प्लम्बर बुलाना पड़ा। ऊपर के फ्लोर की टॉयलेट में कोई रुकावट नहीं थी और प्लम्बरों ने नीचे के फ्लैट में रहने वाले 45 वर्षीय एडम स्ट्रॉन्ग की अनुमति मांगी। जब उन्होंने निचले फ्लोर पर काम शुरू किया तो उन्होंने एक बदबू महसूस की जो अजीब थी और सामान्य सीवेज की बदबू से अलग थी। स्थिति और भी चिंताजनक हो गई जब एडम नर्वस और बेचैन होने लगा। वह कमरे में चहलकदमी कर रहा था, प्लम्बरों की हर हरकत पर नजर रख रहा था और ढेर सारे सवाल पूछ रहा था। हालांकि उसका व्यवहार कामगारों को परेशान कर रहा था, उन्होंने इसे अनदेखा करने की कोशिश की। एडम ने अपने व्यवहार को यह कहकर समझाया कि वह जिज्ञासु था,
क्योंकि उसने खुद समस्या को हल करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा। शायद प्लम्बर उसके व्यवहार को अनदेखा करते रहते, लेकिन पाइपलाइन में उनकी खोज ने सब कुछ बदल दिया। जो उन्होंने खोजा उससे हिलकर प्लम्बरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में पुलिस अधिकारी फ्लैट में पहुंचे। उन्होंने पुष्टि की कि प्लम्बरों ने वास्तव में अपराध के महत्वपूर्ण सबूत पाए थे। चिंतित जोड़े और कामगारों से जानकारी एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने एडम स्ट्रॉन्ग से बातचीत शुरू की। उन्होंने उम्मीद की थी कि वह जानकारी छिपाएगा, लेकिन उसका स्वीकारोक्ति उन्हें चौंका गया। सिर झुकाकर एडम ने बताया कि उन्होंने क्या पाया और जोड़ा कि अगर उन्हें बाकी चीजों की जरूरत हो तो वे उसके फ्रीजर में मिल जाएंगी। एडम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने उसके फ्लैट की तलाशी शुरू की। यह मुश्किल था क्योंकि हर कोने में गंदगी थी और हवा में भयानक बदबू फैली हुई थी। बाथरूम में उन्होंने पाया कि एडम ने रुकावट दूर करने के लिए टॉयलेट को हटा दिया था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज उन्होंने बेडरूम में पाई। फ्रीजर में उन्होंने सबूत पाए, जिसमें मैं जीवित हूं लिखा हुआ एक टैटू भी था, जो रोरी हाज का भी था। आगे की डीएनए जांच ने पुष्टि की कि मिले हुए सबूत वास्तव में नदी में हाल ही में मिले अवशेषों से जुड़े हुए थे। पुलिस वालों ने यह भी पाया कि एडम ने अपने उद्देश्य के लिए एक अस्थायी टेबल बना रखा था। तलाशी के दौरान उन्हें कई अजीब चीजें और एक स्वनिर्मित विस्फोटक उपकरण मिला, जिसे नुकसान पहुंचाने से पहले ही निष्क्रिय कर दिया गया। फिर भी यह पता नहीं चल सका कि विस्फोटक उपकरण कहां से आया था। चूंकि यह साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था कि एडम ने अपराध किया है, पुलिस उसे पहले डिग्री के अपराध के लिए दोषी ठहरा नहीं सकी। इसके बजाय उसे सबूत छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जांचकर्ताओं ने इस 45 वर्षीय आदमी के जीवन की गहन जांच करने का फैसला किया। उसके बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन वह 2007 की शुरुआत में मैकमिलन के एक किराए के फ्लैट में रहने आया था। एडम ने कई सालों तक ओशावा में फिल्म सेट पर एक सुरक्षा गार्ड के रूप में और अजैक्स में 2 अलग अलग गैस स्टेशनों पर कर्मचारी के रूप में काम किया। एडम को जानने वाले लोग उसे अजीब व्यक्ति के रूप में वर्णित करते थे, जिसका स्वभाव अस्त व्यस्त था, और वह खुद को जितना समझदार समझता था उतना नहीं था। वह अंतहीन बातचीत की प्रवृत्ति रखता था और उसे यह नहीं पता होता था कि कब रुकना है। उसकी एक पूर्व प्रेमिका, जिसका नाम नहीं बताया गया है, ने उसे हिंसक और नियंत्रित करने वाला बताया। उनकी गवाही से उसकी मनोदशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली और उसकी फ्लैट की अंधेरी और परेशान करने वाली दुनिया पर रोशनी डाली गई। हालांकि यह जानकारी उसे पहले डिग्री के अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए जांचकर्ता एक स्वीकारोक्ति प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने लगे। 30 दिसंबर 2017 की सुबह गंभीर अपराध विभाग के जांचकर्ता डेरेन शॉर्ट और हरमाना डारिगा ने एडम स्ट्रॉन्ग से पूछताछ की। इस समय तक उसने अपने वकील से संपर्क कर लिया था। जांचकर्ताओं को पता था कि यह उनका एकमात्र मौका था। अगले दिन उसकी जमानत पर रिहाई की सुनवाई होनी थी। उसके बाद वे उसे अदालत के आदेश के बिना और पूछताछ नहीं कर सकते थे। उन्हें स्ट्रॉन्ग से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी थी, जब तक कि यह अभी भी संभव था। जब उन्होंने पूछताछ शुरू की तो उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्या उम्मीद करनी चाहिए। कम से कम उन्हें लगा कि एडम नर्वस होगा, क्योंकि उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन वह शांत, संयमित और सबसे महत्वपूर्ण घटना के प्रति उदासीन रहा। सबसे बड़ी कठिनाई रोरी हर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करने में थी। उसका लगातार मौन समझ से परे था, खासकर यह देखते हुए कि एडम ने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि सबूत उसके फ्रीजर में हैं। समय की कमी को देखते हुए जांचकर्ताओं ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। उन्होंने उसकी भावनाओं को अपील करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि एडम कम से कम रॉरी और उनके परिवार के प्रति थोड़ी दया या सहानुभूति दिखाएगा और सवालों को टालने से बचेगा। लेकिन एडम बार बार बातचीत का विषय बदलता रहा और उसके जवाब डराने वाले रूप से उदासीन थे। हालांकि उनके पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे कि रॉरी उसकी फ्लैट में थी। उनका अंतिम लक्ष्य उसके भाग्य के बारे में सच्चाई का पता लगाना था।
दुर्भाग्य से एडम स्ट्रॉन्ग अपेक्षा से अधिक कठिन प्रतिद्वंद्वी साबित हुआ। रॉरी के बारे में सभी सवालों पर उसने पूरे 2 घंटे की पूछताछ के दौरान कोई जवाब नहीं दिया। कोई प्रगति न देखते हुए जांचकर्ताओं ने अनिच्छा से पूछताछ को रोकने का फैसला किया। रॉरी और एडम स्ट्रॉन्ग की मुलाकात के रहस्य अनसुलझे रहे। सौभाग्य से एडम जमानत से इनकार किए जाने के कारण जांचकर्ताओं के लिए हिरासत में रहा, जिससे उसकी गिरफ्तारी बढ़ गई। पुलिस ने और सबूतों की तलाश में उसके घर की तलाशी जारी रखी। पहले से मिले सबूतों की रिपोर्ट ने घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। जांच से रॉरी की त्रासदी से पहले की स्थिति के बारे में जानकारी मिली। घर में रॉरी के डीएनए के साथ एक मुड़ा हुआ हथौड़ा मिला। हालांकि यह सबसे महत्वपूर्ण खोज नहीं थी। जब जांचकर्ताओं ने तलाशी को समाप्त मान लिया तो उन्हें एक और चौंकाने वाली खोज हुई। जुलाई 2018 में एडम की गिरफ्तारी के 7 महीने बाद उन्हें उसके घर की एक रसोई की दराज में एक उपकरण मिला जो अज्ञात निशानों से ढका हुआ था। जांच में पता चला कि मिले हुए डीएनए रॉरी के नहीं थे, बल्कि एक अन्य लड़की जिसका नाम कैंडिस फिट्जपैट्रिक था, के थे। कैंडिस फिट्जपैट्रिक का जन्म 3 फरवरी 1989 को हुआ था। उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। उसके पिता विलियम फिट्जपैट्रिक ने उसकी मां, जिनका नाम अज्ञात है, से तलाक ले लिया। तलाक के बाद विलियम अल्बर्टा चले गए, जबकि कैंडिस अपनी मां के साथ ओशावा में रही। उसका जीवन अशांत हो गया, जो एक अराजक जीवन शैली से प्रभावित था। किसी समय वह घर से गायब हो गई और उसके पिता उसे ओशावा में खोजने के लिए निकले। जब वह वापस आई तो कैंडिस ने अकेले रहने की इच्छा व्यक्त की। जब वह 2018 में 19 साल की हुई तो उसका जीवन लगभग पूरी तरह से बिखर गया था। रॉरी की तरह वह भी एक समस्याग्रस्त लड़की थी जो नशे की लत से जूझ रही थी और उन लतों को पूरा करने के लिए संदिग्ध साधनों का सहारा ले रही थी। कैंडिस अक्सर कई दिनों या यहां तक कि हफ्तों तक गायब रहती, लेकिन वह हमेशा वापस आ जाती। मार्च 2008 तक, जब उसका परिवार उसे आखिरी बार देखता है। उसके गायब होने से और अधिक चिंतित विलियम ने पूरे शहर में अपनी बेटी की तलाश शुरू कर दी। आश्चर्यजनक रूप से कैंडिस का गायब होना आधिकारिक रूप से पुलिस को 2010, उसके गायब होने के 2 साल बाद, रिपोर्ट किया गया था। विलियम ने बताया कि वह 2008 में कई बार कैंडिस के बारे में पुलिस के पास गए थे, लेकिन उसकी आदतों और जीवन शैली के कारण उसके गायब होने को गंभीरता से नहीं लिया गया। 10 साल की अनिश्चितता और प्रतीक्षा के बाद कैंडिस फिट्जपैट्रिक के परिवार को आखिरकार वह विनाशकारी समाचार मिला जिसका उन्हें हमेशा डर था। इन दोनों लड़कियों के बीच की निस्संदेह समानता उनके कठिन जीवन पथों से कहीं अधिक थी। उनका रूप भी उल्लेखनीय रूप से समान था। भाग्य की विडंबना यह है कि हालांकि उनके गायब होने में 10 साल का अंतर है, दोनों को एक ही भाग्य का सामना करना पड़ा और इसमें वही व्यक्ति शामिल था। अगर एडम कैंडिस के मामले के बाद 10 साल तक अनजान नहीं रहा होता तो रॉरी इस भाग्य से बच सकती थी। अब तक कैंडिस के मामले में कोई सबूत नहीं मिले थे। केवल एक व्यक्ति इस कहानी के रहस्य को जानता था। जांचकर्ता अभियोजकों को एडम स्ट्रॉन्ग के खिलाफ मूल आरोपों को छोड़ने के लिए राजी करने में सफल रहे। इसके बजाय उन्हें रॉरी और कैंडिस फिट्जपैट्रिक दोनों के लिए प्रथम श्रेणी के पूंजी अपराध के लिए आरोपित किया गया। इसने जांचकर्ताओं को एडम से फिर से पूछताछ करने का मौका दिया। क्षण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने जांचकर्ता पॉल मिटिन को शामिल किया, जो जटिल मामलों की जांच में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे। 18 नवंबर 2018 को पहले पूछताछ के 11 महीने बाद एडम स्ट्रॉन्ग से फिर से पूछताछ की गई। यह सबसे महत्वपूर्ण पूछताछ थी। जांचकर्ता मिटिन की आश्चर्य के लिए एडम ने स्वेच्छा से जेल में उसके साथ किए गए व्यवहार के बारे में बताया। जांचकर्ता ने इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा कि एडम कम से कम बातचीत के लिए तैयार था, भले ही वह अभी तक मामले के मूल मुद्दे पर नहीं आया था। जांचकर्ता मिटिन ने विश्वास और समझ बनाने की उम्मीद में, इससे पहले कि उन्होंने संवेदनशील विवरणों पर चर्चा की, एडम की खाने की मांग को पूरा किया। विश्वास बनाने के बाद जांचकर्ता मिटिन को लगा कि मामले के विषय को उठाने का समय आ गया है।
10 घंटे की कठिन पूछताछ के बाद जांचकर्ता सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में कामयाब रहे और उन्होंने पूछताछ को समाप्त करने का निर्णय लिया। 28 सितंबर 2012 को कैंडिस के गायब होने के 12 साल बाद और रॉरी के गायब होने के 3 साल बाद एडम स्ट्रॉन्ग दोनों आरोपों के लिए अदालत में खड़ा हुआ। उनके खिलाफ एकत्र किए गए सभी सबूतों के बावजूद उन्होंने दोनों मामलों में खुद को निर्दोष बताया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने एडम स्ट्रॉन्ग के खिलाफ अपना संस्करण साबित करने के लिए पूछताछ प्रोटोकॉल सहित कई सबूत सावधानीपूर्वक प्रस्तुत किए। हालांकि एडम ने पूछताछ के दौरान रॉरी के साथ क्या हुआ इस बारे में कोई विवरण नहीं बताया। अभियोजन पक्ष ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर अपनी थ्योरी बनाई। उनके अनुसार एडम ने रॉरी को कुछ सेवाओं के लिए पैसे का लालच देकर अपने घर बुलाया, फिर अपराध किया और सबूतों को छिपाने की कोशिश की। मोबाइल डेटा से पता चला कि एडम 4 सितंबर को नदी क्षेत्र में था, एक सप्ताह पहले जब एक आकस्मिक मछली पकड़ने के दौरान सबूत मिले थे जिससे उनके खिलाफ सबूत और मजबूत हो गए थे। अभियोजन पक्ष का कहना था कि कैंडिस का मामला भी इसी तरह के परिदृश्य का अनुसरण करता है। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने एडम की अपराध में संलिप्तता से इनकार किया और दावा किया कि यह सब रॉरी की बुरी आदतों का परिणाम था और एडम स्ट्रॉन्ग केवल निशान मिटाने की कोशिश कर रहा था। अदालत में एडम ने अपनी कठिन बचपन की कहानी से खुद को सही ठहराने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कम उम्र में आघातजनक अनुभव किए जिन्होंने उनकी मानसिकता पर गहरी छाप छोड़ी। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि जांचकर्ताओं ने सबूतों को गलत तरीके से पेश किया और एडम के खिलाफ इसे विकृत किया। अंत में बचाव पक्ष ने सबूतों की अपर्याप्तता का हवाला देते हुए अदालत से एडम के बरी होने की अपील की। तकरीबन 2 महीने के लंबे परीक्षण के बाद अदालत ने अंततः एडम स्ट्रॉन्ग को दोनों मामलों में दोषी पाया। सजा सुनाए जाने के दौरान अदालत ने एडम के द्वारा किए गए भयानक अपराधों को ध्यान में रखते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। वह अब अपनी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे बिताएगा, बिना किसी पैरोल के अधिकार के। न्याय की गूंज ने उन सभी को सुकून दिया जिन्होंने न्याय की उम्मीद की थी, लेकिन यह एक दुखद कहानी का अंत था जो कभी शुरू नहीं होनी चाहिए थी।